Hello everyone, welcome to the Success Mantra platform. So, through this platform, we will try to cover all the important GS topics for the upcoming JKSSB exams via the MCQ sessions. इस चैनल से we will try to cover the syllabus of upcoming JKSSB exams. कोई भी टॉपिक जो करंट है या स्टेटिक बेस्ड है, जितने भी JKSSB के अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो JKP कांस्टेबल का आने वाला है या आपके फॉरेस्टर का एग्जाम हो रहा है, सुपरवाइजर का एग्जाम हो रहा है, सो यहाँ पे हम वाया MCQ सेशंस विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, जिससे कि आपका फुल टॉपिक एक MCQ बेस्ड फॉर्म में कवर हो सके। इसमें जो आपका सोशियोलॉजी का 60 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें हर एक यूनिट जो है वो 10 मार्क कंटेन कर रही है, तो यहाँ पे टिपिकली हम आज फोकस करने वाले हैं अपनी यूनिट 5 के ऊपर, जो है हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 5 को लेकर चलते हैं। इसमें जो है फूड साइंस को लेके टॉपिक हैं एंड इस यूनिट में जो है वो काफ़ी वास्ट टॉपिक हैं एज़ कम्पेयर टू द रिस्पेक्टिव अदर फील्ड्स की अगर हम बात करते हैं। तो इसमें आज हम जो है फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग वाला जो आपका टॉपिक है, तो हम उसके ऊपर कवर करने वाले हैं। एंड सो स्टूडेंट, आप प्लीज़ पेन एंड कॉपी लेकर बैठिएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट एन MCQ सेशन, बट वील ट्राई टू कवर ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग की हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। The first question is vegetables are called as the protective food vegetables को कहा जाता है because they are the rich source of। किसका rich source होते हैं, इसका आंसर तो यूजुअली सबको ही पता होता है, because विटामिन एंड मिनरल्स जो है वही इसका आंसर आ जाएगा, जिसके लिए हम विटामिन इसको खाते हैं वेजिटेबल्स को। अब इनको प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है, जो हमारे वेजिटेबल्स एंड फूड ये होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बिकॉज़ ये हमारे जो ये फूड है ये प्रोटेक्शन करता है एंड डिफेंड करता है हमारी बॉडी को मल्टीपल डिजीज से या इलनेस से। तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं या हमारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं, वेदर वो फ्रूट्स हैं और उसके साथ ही जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ये प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो फोकस करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। किसको यूज कहा मतलब बोला जाता है इनमें से एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट गाइस, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो किसे कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो सर्टेन फूड में पाए जाते हैं एंड बेसिकली ये प्रिवेंट करते हैं डैमेज, जो कि फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे डैमेज हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनको। इसमें न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, बेसिकली इसमें विटामिन सी आंसर आएगा। विटामिन सी के अलावा जो विटामिन ए है, विटामिन ई है, ये जो है इनको भी एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे कॉपर आ जाता है, हमारा जिंक आ जाता है, ये भी जो हैं ये एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में ही आते हैं, ये सारे के सारे। एंड ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि हमें बोला जाता है यूजुअली हम डाइटिशियन के पास जाएं, या ऐसे भी हमें लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहा जाता है कि हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करना है, जिससे कि ये हमारी बॉडी को जो अपकमिंग डिजीज़ आ सकती हैं उससे प्रोटेक्ट करे। सो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का भी एक पोर्शन कवर होता है। प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं उनके बारे में कवर कर लिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीपेस्ट मैथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज। अब इनमें से जो हमारा चीपेस्ट मैथड है प्रिजर्वेशन का, वो किसे कहा जाता है। इसमें हमें 4 मेथड दिए ऑप्शंस में, केनिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग और प्रिजर्विंग। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि ये जो केनिंग है ये कौन सा मैथड है। ठीक है, तो केनिंग बेसिकली एक इकोनॉमिकल मेथड होता है जहाँ पे हम प्रिजर्व करते हैं फूड को अपने घर पे। देन फ्रीजिंग, मतलब यूजुअली हमें जब खाना घर पे बनाते हैं, सुबह कई बार हम सब्जी बनाते हैं, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, हम बोलते हैं ये चल जाएगी 1-2 दिन जितना भी है। तो फ्रीजिंग तो है ही प्रिजर्व करने का मेथड, केनिंग भी है। केनिंग ऑपरेशन जो होता है वो हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे हम फूड को केन करते हैं। जो प्रोसेस्ड फूड होता है इसमें इनको
कंटेनर्स या इक्विपमेंट्स होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है, जिसमें हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स हम रखते हैं ना। यूजुअली जब रेनी सीजन होता है तो हम बहुत सारी फूड आइटम्स को जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उसमें प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसीलिए केनिंग जो है वो इन्होंने पूछा है कि चीपेस्ट मेथड प्रिजर्वेशन का कौन सा है, तो इसका आंसर तो हमारा केनिंग ही आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ये है। हमें अब फ्रीजिंग के लिए रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा या कुछ भी है, तो केनिंग जो है वो सबसे इकोनॉमिकल मेथड आ जाता है फूड प्रिजर्वेशन का। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग की, अगर बात करते हैं तो फ्रीजिंग जो होता है, फ्रीजिंग में क्या आ जाता है, जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में 0 डिग्री पे हम फूड को यूजुअली प्रिजर्व करके रखते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द बेस्ट क्वालिटी। अगर हमें फूड को बेस्ट क्वालिटी के लिए रखना है तो हम इसको कितने डिग्री पे प्रिजर्व करेंगे, 0 डिग्री पे प्रिजर्व करके रख देते हैं। फ्रीजिंग स्टॉप कर देती है बेसिकली कि हमारे फूड को कैसे प्रिजर्व करता है कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ जो होती है उसको स्टॉप कर देती है। ये फूड को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती है, ना ही ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करती है, बट बेसिकली ये सिर्फ क्या काम होता है फ्रीजिंग में कि ये उनकी ग्रोथ स्टॉप कर देती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए अनफेवरेबल टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, जिससे वो नहीं ग्रो हो पाते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो फ्रीजिंग हमारा इस कैटेगरी में आता है प्रिजर्वेशन में। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ड्राइंग आ जाता है, ड्राइंग के अंदर क्या आ जाता है, ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन जब हम बोलते हैं इज़ अ सेम थिंग कि फूड को ड्राई करना, उसका मेथड ये है कि जहाँ पे हम फूड में से जो हमारा इनफ मॉइस्चर होता है ना फूड में से, तो यहाँ पे बेसिकली हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर बेसिकली क्या करता है, जितने भी हमारे यीस्ट होते हैं, यीस्ट के साथ हमारे जो मोल्ड्स होते हैं या फिर हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो ये सब ग्रो करते हैं, तो मॉइस्चर पे ही ग्रो करते हैं। तो ड्राइंग करने का प्रोसेस होता है कि फूड में से मॉइस्चर बाहर निकाल देना, तो उसको लंबे समय तक हम फूड को चला सकें। तो ड्राइंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट द थिंग इज प्रिजर्विंग। अब प्रिजर्विंग जो है ये क्या काम करता है, प्रिजर्विंग भी एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ट्रीट करते हैं या हैंडल करते हैं फूड को, ताकि उसको सिग्निफिकेंटली हम स्पॉइलेज जो है वो स्लो डाउन कर सकें। फूड प्रिजर्वेशन के जरिए वी ऑल्सो प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस एंड मेंटेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स हम मेंटेन करके रखते हैं। तो ये जो है, अब देखो क्वेश्चन तो एक ही था कि चीपेस्ट मेथड कौन सा है प्रिजर्वेशन का, बट हमने यहाँ पे प्रिजर्वेशन के 4 मेथड्स कवर कर लिए, वेदर इट वाज केनिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग और प्रिजर्विंग। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट, आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर रखिए जहाँ पे आप अपने शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए कि केनिंग में क्या है, फ्रीजिंग में क्या है, ड्राइंग में और प्रिजर्विंग में क्या है। इस तरह से हम देखते हैं इसको। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय इवेपोरेशन इज। अब हमने मॉइस्चर रिमूव करना है, पहले तो हमने ये पढ़ लिया प्रोसेस, ऊपर जो हमने पढ़ा कि अगर हमें मॉइस्चर रिमूव करना होता है तो मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, सॉरी स्टूडेंट्स 1 सेकेंड, यस, तो पहले हमने यही पढ़ा कि अगर हमें मॉइस्चर रिमूव करना है तो मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हमें किस, ये स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि कौन सा इक्विपमेंट जो है वो यूज़ किया जा रहा है रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय इवेपोरेशन इज। इवेपोरेशन के ज़रिए मॉइस्चर रिमूव करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इवापोरेटर का यूज़ करते हैं या फिर हम ट्रांसपायरेटर का यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं या डिहाइड्रेटर का यूज़ करते हैं। इसका आंसर तो आप क्वेश्चन से ही गेस कर सकते हो कि जिसमें हम इवापोरेशन के ज़रिए हमें रिमूव करना है, तो इवापोरेशन के ज़रिए ऑब्वियसली हम इवापोरेटर का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इवापोरेटर क्या होता है, अब देखो ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और स्टोरेज। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग हो गया कि जब हमने हार्वेस्टिंग, तो पता है ना आपको, हार्वेस्ट करते हैं जब हम फ्रूट का, उसके बाद में उसको हैंडल कैसे करना है या स्टोरेज कैसे करना है। तो जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं दे लूज मॉइस्चर थ्रू देयर स्किन के ज़रिए वो मॉइस्चर लूज़ करते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन।
ट्रांसपायरेशन प्रोसेस तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास तक तो ये सब ने पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट डीप फेज। सो यूजुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो मॉइस्चर लूज करते हैं, तो कॉमोडिटी डिटोरिएशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मॉइस्चर लूज करने से डिटोरिएशन ऑफ फूड हो जाता है, उनका फ्लेवर चला जाता है, एंड उसकी वजह से मॉइस्चर लॉस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। मॉइस्चर लॉस के कारण ही फिर हमने जो है एक इसका यूज़ करते हैं इवापोरेटर का, कि मतलब ये जो है ये इक्विपमेंट मॉइस्चर को रिमूव कर देता है, जिससे हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो लंबे समय तक चल सकें। तो इवापोरेटर का तो पता चल गया, इवापोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपायरेटर। ट्रांसपायरेटर का यूज़ किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स? अब ट्रांसपायरेटर तो मैंने पढ़ा दिया कि ट्रांसपायरेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्चर, या फिर प्लांट्स में होता है यूजुअली जो ट्रांसपायरेशन होता है, उसमें प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में डे टाइम पे जो है प्लांट्स में से जो स्टोमेटा होता है उसके ज़रिए वाटर बाहर निकलता है जो कि इवापोरेट होता है। तो ट्रांसपायरेटर का मेनली काम सिर्फ इतना होता है कि मॉइस्चर रिमूव करना। द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज़ ऑटोक्लेव। ओके, एंड ऑटोक्लेव जो है, अब ये कैसा इक्विपमेंट आ जाता है? ऑटोक्लेव जो है ये बेसिकली एक मशीन होती है। इसमें क्या करते हैं कि स्टीम जो है इसमें प्रोड्यूस की जाती है। इस मशीन में क्या है, इसमें स्टीम दी जाती है, एक प्रेशर मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई या स्पोर्स होते हैं किसी भी फ्रूट आइटम के ऊपर, उसको किल कर दिया जाता है। एक प्रेशर वेसल होती है, उसके अंदर इसमें फ्रूट रख दिया जाता है, एंड इसमें जो है इसका 15 psi प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ये कुछ ज़्यादा डीप में मैं चली गई हूँ कि प्रेशर की यूनिट बता रही हूँ या जितना भी है। एंड यहाँ पे जो है इसको मेंटेन करके रखा जाता है, स्टीम प्रोवाइड कर दी जाती है। बेसिकली जो ऑटोक्लेव करते हैं हम किसी चीज़ को, इसमें एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के ज़रिए हम जो है इसको करते हैं। तो स्टरलाइजेशन से क्या होगा, ऑटोक्लेव हो सकता है आपसे पूछ लें कि स्टरलाइजेशन में हम किस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। स्टीम प्रोवाइड की जाती है, एक सूटेबल टेम्परेचर रखा जाता है जहाँ पे कि हीट प्रोवाइड करके जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई होते हैं उनको किल कर दिया जाता है जो कि उस फूड के अंदर होते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेटर। अब डिहाइड्रेटर का क्या काम है? डिहाइड्रेटर से आप थोड़ा बहुत समझते हो, जैसे विंटर्स में तो मतलब हम काफ़ी पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा नहीं लेते, बट अगर हम समर्स में पानी का इंटेक जो है वो कम रखें तो हमें डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। तो डिहाइड्रेटर एक डिवाइस है जो कि मॉइस्चर फूड में से रिमूव करती है। किस लिए रिमूव करती है? टू एड प्रिजर्वेशन को एड करने के लिए, कि हमने कैसे फूड को प्रिजर्व करना है, उसके लिए इसको रखा जाता है। फूड ड्राइंग इज़ अ मैथड ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट वगैरह को भी हम डिहाइड्रेट करके उसको लार्ज टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो है इस क्वेश्चन का, हमें जैसे जो इक्विपमेंट मॉइस्चर के लिए यूज़ किया तो उसके लिए इवापोरेटर का हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम मॉइस्चर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिमूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ विच इज़ नॉट यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अब इनमें से कौन सा है जिसको हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ नहीं करते हैं? KMS, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड और वाटर। यहाँ पे आपको ऑप्शन सुनने में लग रहा होगा कि ये किस फील्ड में है, बट ये आपके सिलेबस में है। मैंने तभी पहले बोला था स्टार्टिंग में कि ये बहुत वास्ट है जो ये चैप्टर्स दिए हैं उन्होंने, बट हम उसको एक MCQs के थ्रू ही कवर करते हैं। जैसे मैंने MCQ के थ्रू आपको पहले प्रिजर्वेशन की 4 टेक्निक्स बता दी हैं, 4 इक्विपमेंट्स के बारे में बता दिया है। सो इसी तरीके से हम इन चैप्टर्स जो हैं या ये जो पोर्शन है इसको विद डिटेल हम कवर करेंगे, बट वाया MCQs। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला हमें यही ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है। KMS की बात की है। अब KMS है क्या हमारे पास? KMS जो होता है, जो तो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें के से समझ आ रहा होगा कि पोटेशियम का है या कुछ है। तो KMS बेसिकली, जो KMS है ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आ जाता है। ये एक फूड प्रिजर्वेटिव है। तो यहाँ पे पोटेशियम पाउडर मिक्सचर, मार्केट में इसको पोटेशियम पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसको फूड आइटम्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पे कि फूड आइटम्स का सोडियम कंटेंट कम कर दिया जाता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइन, साइडर या जूसेस या बियर के केस में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है।
तो इसको एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, चाहे हमारे जो जूसेस होते हैं, जूसेस में, या फिर हमारे जो पिकल्स होते हैं, पिकल्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है केएमएस का, पोटेशियम पाउडर का। पिकल्स हमारे कितने टाइम चल जाते हैं, या फिर हमें जो बेवरेजेस मिलती हैं, बियर्स वगैरह, वो काफ़ी टाइम से पैक्ड होती हैं बिकॉज उनमें ये केएमएस एज अ प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, तो इसका ध्यान रखना। द नेक्स्ट वन इज सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट जो है इसमें से, अब ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। सोडियम बेंजोएट को बेसिकली यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट स्पॉइलेज फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, yeast and mold. It also help maintain freshness in the food by helping to slow or prevent changes in color, flavor, pH, texture. तो इसका बेसिकली जो है मतलब ये आपके फूड को तो प्रिजर्व करता है। द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इन सोडियम बेंजोएट इज़ ये आपके फूड का कलर वैसा रखता है, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर जो है वो मेंटेन एज इट इज़ ही रखता है, तो ये भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ एसिटिक एसिड, जो कि यूजुअली हमारे किचन का एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है। एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड एज अ सोर एजेंट। इसको हम विनेगर्स में ऐड करते हैं, या फिर इसको हम पिकल्ड वेजिटेबल्स में ऐड करते हैं, इसको हम सॉसेस में ऐड कर देते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं, या फिर रॉ मटेरियल्स में ऐड करते हैं, स्पाइसेस वगैरह में हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये जो है, ये एसिटिक एसिड जो है इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वाटर। अब क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा गया कि इसमें कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो केएमएस की भी मैंने आपको इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि इसको हम जूसेस में, विनेगर, वाइन्स में, बियर्स में यूज़ करते हैं। सोडियम बेंजोएट को हम किस में यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड को, तो ये तीनों एज पर कैरेक्टरिस्टिक तो आपको दिख रहे हैं प्रिजर्वेटिव, बट वाटर इज़ नॉट अ प्रिजर्वेटिव। यूजुअली हम घर पे बोलते हैं ना, पुराने लोग बोलते थे कि अचार को पानी लग जाए तो अचार खराब हो जाता है, तो वाटर जो है वो प्रिजर्वेटिव में तो उल्टा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा आंसर होने वाला है वो वाटर होने वाला है, क्योंकि ये जो है इसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव हम यूज़ नहीं करते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा फूड प्रिजर्वेशन का भी एक टॉपिक जो आपका इन बिटवीन दैट ऑफ द फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग में था, तो उसमें हमने 4 टाइप के प्रिजर्वेटिव्स भी पढ़ लिए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इज डन बाय। जो एंजाइम की इनएक्टिवेशन है, एंजाइम्स तो फूड इंडस्ट्री में सबको ही पता है जो होते हैं, तो अब उनकी इनएक्टिवेशन अगर करनी है तो वो कैसे होगी, तो केनिंग से होती है, फ्रीजिंग से, ब्लांचिंग से, या डिहाइड्रेशन से। केनिंग का प्रोसेस तो स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि केनिंग क्या होता है, एंड उसी के साथ मतलब अब इनएक्टिवेशन एंजाइम्स की बेसिकली हम, इसमें आंसर जो होगा वो हमारा केनिंग ही होने वाला है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो केनिंग ही आ जाएगा। कि मतलब जब हम कैन में फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं, तो उनको कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनकी एंजाइम्स की एक्टिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो केनिंग ही है, कि उससे हमारी फ्रीजिंग से तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कुछ हद तक कम होती है बट इनएक्टिवेट नहीं होती है। सेम इन द केस ऑफ ब्लांचिंग एंड डिहाइड्रेशन, बट केनिंग में प्रॉपर जो है हमारे इसकी जो एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। Here the next question is food processing involve the application of। अब ये हमारे जो एक पूरा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहा है कि फूड प्रोसेसिंग में कौन सी स्टडी की एप्लीकेशन होती है। फर्स्ट इज केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, सेकंड इज बायोफिजिक्स, न्यूट्रिशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड वन इज ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। अब इसको तो यूजुअली सभी गेस करके भी आंसर दे ही सकते हैं कि इसका आंसर बेसिकली केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री है, क्योंकि मैंने आपको जहाँ एंजाइम्स की बात की यहाँ पे, एंड एंजाइम्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं या बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। सो बेसिकली फूड केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिस्ट्री बिहाइंड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ फूड।
इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एंड कैसे प्रोसेस होते हैं ये बॉडी में फूड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किसके बारे में हैं। तो इसमें केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड में, चाहे वो प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जितने भी हैं, तो उनकी स्टडी की जाती है। तो फूड प्रोसेसिंग जो है उसमें केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री का ही रोल है, फिजिक्स का उसमें कोई रोल नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेडिंग रेफर टू। अब ग्रेडिंग हम किसको बोलते हैं, ये एक प्रोसेस आ जाता है फूड केमिस्ट्री में, ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेकेंड इज सेपरेशन ऑफ क्लीन प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, द थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कमर्शियल वैल्यू एंड यूसेजेस, एंड द फोर्थ वन इज बोथ बी एंड सी, कि क्लीन भी सेपरेट भी करना है उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, देन उनको क्लासिफाई भी करना है उनकी कमर्शियल वैल्यू एंड यूसेजेस के बेसिस पे। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो बोथ बी एंड सी हो रहा है, क्योंकि जो फूड ग्रेडिंग है इसमें इट इन्वॉल्व द इंस्पेक्शन। इसमें सबसे पहले हमने फूड देखा, जैसे मतलब आप देखो कश्मीर में जो एप्पल्स होते हैं उनको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर स्टेट्स में या आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब हम उसको फुली जो हमारी अपनी स्टेज पे जो होते हैं उस पे नहीं करते हैं। तो इसमें पहले हम उनको इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, देन उनको सॉर्टिंग करते हैं वेरियस फूड्स को, उनकी क्वालिटी, फ्रेशनेस, लीगल कंफर्मिटी या मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हम उसको करते हैं। जो फूड ग्रेडिंग होती है उसको ऑफन डन बाय हैंड इन विच फूड आर असेस्ड एंड सॉर्टेड। यहाँ पे मशीनरी का भी यूज़ किया जाता है फूड को ग्रेड करने के लिए, एंड मे इन्वॉल्व सॉर्टिंग प्रोडक्ट्स बाय साइज़ के शेप में, या फिर साइज़ के बेसिस पे, सॉरी शेप के बेसिस पे या क्वालिटी के बेसिस पे हम फूड की ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये वो वाली ग्रेडिंग तो नहीं है जो छोटे बच्चों को या हम जो ऑर्डर पे बेसिस पे या मार्किंग में देते हैं, बट फूड को जो ग्रेडिंग दी जाती है उसके साइज, उसके शेप, उसकी क्वालिटी, उसके कलर के बेसिस पे दी जाती है। तो यहाँ से आपका एक और प्रोसेस कवर होता है कि बेसिकली ग्रेडिंग होती क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश मेक्स द फूड प्रोडक्ट suitable फॉर स्टोरेज। The ninth question is the dash makes the food product suitable for storage। अब food products को storage के लिए कौन सा process जो है वो suitable बनाता है? इसमें हमारे पास first option is scalping, second one is sorting, third is screening and the last one is drying। सो गाइस पहले हमें ये पता होना चाहिए स्कैल्पिंग है क्या, या जो स्क्रीनिंग है ये सब है क्या, तभी हम बता पाएंगे कि सूटेबल फॉर स्टोरेज के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं। बेसिकली द फर्स्ट वन इज़ फूड स्कैल्पिंग। फूड स्कैल्पिंग क्या है कि फूड स्कैल्पिंग इज़ अ यूज़ इसको पैकिंग इंडस्ट्री में करते हैं to describe the loss of quality of a packaged item due to either its volatile flavor being absorbed by the packaged or a food absorbing undesirable flavors from the packaging material। कि जो भी हमारा पैकिंग इंडस्ट्री में हम कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फूड को पैक करने के लिए, अगर फूड ने उसका फ्लेवर अपने अंदर ले लिया है, या कई बार फूड में जो अरोमा आ जाती है या जो बैड ओडोर आ जाती है वो उस पैकेज मटेरियल की आ जाती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। सो द स्कैल्पिंग का क्या हम यूज़ कर सकते हैं सूटेबल फॉर स्टोरेज? ऑब्वियसली नॉट। अभी आपको मतलब समझाया तो आपको पता चला है। द नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग तो मैं ऑलरेडी आपको ग्रेडिंग के टाइम पे ही पढ़ा दिया था कि जहाँ पे हम फूड जो होता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड क्वालिटी के बेसिस पे, उसके टेक्सचर के बेसिस पे, दैट इज सॉर्टिंग आ जाता है। द थर्ड वन इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बेसिकली क्या होता है कि स्क्रीनिंग में हम जो फूड होता है मतलब ये प्रोसेसिंग, जैसे आप फूड जो होता है उसको हम ग्राइंडिंग मिल्स वगैरह जो होती हैं, जैसे कि अगर हम फ्लोर ले रहे हैं, कोई आटा वगैरह है उसकी प्रोसेसिंग अगर चल रही है मिल्स में, तो स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग जो होती है वो उस टाइम पे टेक प्लेस करती है जहाँ पे ग्रेन को क्लीन कर दिया जाता है। जब वो ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जाता है उसके बाद उसको सेपरेट किया जाता है उसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बेसिस पे, कि जो बिल्कुल बारीक ग्रेन होता है तो उसको अलग रखा जाता है, थोड़ा जो थिक होता है उसको अलग रखा जाता है। तो जहाँ पे उसको साइज के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है कि बिल्कुल बारीक एक तरफ आ जाए, ऐसा आ जाए, दैट प्रोसेस इज स्क्रीनिंग आ जाता है। एंड द ड्राइंग वन, यू नो, कि जहाँ पे मॉइस्चर जो है हम फूड में से रिमूव कर देते हैं।
तो ताकि उसमें यीस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड्स वगैरह जो हैं वो सब ग्रो ना हो सके। तो गाइज यहाँ पे आपको चारों टर्म्स मैंने क्लियर कर दिए हैं कि कौन सा अब इसमें से बताओ कि जो सूटेबल है स्टोरेज के लिए, जहाँ पे हम उसको स्कैल्पिंग तो आपको बता दिया कि जहाँ पे पैकेज मटेरियल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या निकलेगा, अगर आपने सुनी होगी मेरी बात अच्छे से, दैट इज सॉर्टिंग, कि जहाँ पे हम उसको साइज, शेप एंड क्वालिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, उसी के बेसिस पे हम स्टोर करेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा ना कि हमें पता है कौन सा कैसे स्टोर किया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल इज फाउंड इन। अब ऑयल का मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो किस में मिलता है? हमें 4 ग्रेन्स दिए गए हैं यहाँ पे, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, लिनसीड एंड कोकोनट। तो ये कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है कि किस में सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास कोकोनट आ जाता है। सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट जो है वो मतलब कोकोनट में है, कि अगर हम 1 kg कोकोनट लेते हैं, इसमें अराउंड 600 to 640 ग्राम्स ऑफ कोकोनट ऑयल जो है, ऑयल कंटेंट हमें मिल जाता है कोकोनट में से। तो आप खुद सोच सकते हो कि मतलब 1000 ग्राम्स तो होते हैं, 1000 ग्राम का अगर कोकोनट लेंगे उसमें ऑलमोस्ट 650 के अप्रॉक्स जो है वो ऑयल कंटेंट ही होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट कोकोनट में मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइंग इज कन्वेक्शन प्रोसेस in which moisture from a product is removed, and the second statement is dehydration is a process in which products are dried to a very low moisture level. सो गाइज आपको खुद यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको मैंने ऊपर टर्म समझाई हैं, ड्राइंग के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, एंड उसके साथ ही मैंने डिहाइड्रेशन जो है उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया है अच्छे से। सो इसका आंसर जो है वो दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं। बोथ ए एंड बी जो हैं वो करेक्ट आ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि ड्राइंग जो होती है वहाँ पे हम मॉइस्चर रिमूव करते हैं, वेयर एज डिहाइड्रेशन में उनको ड्राई कर दिया जाता है, एक वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट तक उनको लेके आया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया मोराई स्टोरेज स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज्ड इन रूरल एरियाज ऑफ। अब यहाँ पे बेसिकली हमने पहले तो हमने प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पढ़ ली, हमने कुछ इक्विपमेंट्स पढ़ लिए, हमने प्रिजर्वेटिव्स कौन सा यूज़ होता है वो पढ़ लिया, उसके साथ हमने थोड़ा बहुत फूड केमिस्ट्री का पढ़ा। अब यहाँ पे आ गया स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की बात, कि मोराई स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया के किस रीजन में यूज़ किया जाता है। तो मोराई स्टोरेज स्ट्रक्चर का आंसर क्या होने वाला है? साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो बोथ ए एंड बी ही आने वाला है, कि हम साउदर्न रीजन का भी यूज़ करते हैं, उसके साथ हम ईस्टर्न रीजन का भी यूज़ करते हैं। साउथ और ईस्ट दोनों जगह पर मोराई स्टोरेज स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। अब मैं मोराई मोराई बोल तो रही हूँ, मोराई स्टोरेज स्ट्रक्चर है क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर जहाँ पे कि हम बेसिकली स्टोरेज करते हैं किसका, जो हमारे पैडी ग्रेन्स होते हैं ना, पैडी ग्रेन्स का स्टोरेज यहाँ पे किया जाता है, या फिर हमारी जो मेज़ होती है, मेज़ का स्टोरेज यहाँ पे किया जाता है। मेज़ के अलावा जो ज्वार है, इनका भी स्टोरेज रूरल एरियाज़ में जो है, साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में हम ग्रेन्स जो हैं पैडीज, मेज़ के, ज्वार के, वो हम इस स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, कि जब फसल एक बार कट के आई उसको डाल दिया तो 6 मंथ तक ये चलेगा, कि ये ख़राब नहीं रहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर उनकी स्टोरेज रहती है। So the next question is the Kannad storage structure is very common in which area? अब जो Kannad storage structure है ये कहाँ पे common है? ठीक है, तो कनज स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली कर्नाटका और महाराष्ट्र में कॉमन है। कनज स्टोरेज स्ट्रक्चर जैसे हमने मोराई का यूज़ किया, अब कनज में क्या होता है बेसिकली, इस स्ट्रक्चर की एक यूनिक थिंग इज कि इसमें बैम्बू की जो स्प्लिट्स होती हैं उसका यूज़ किया जाता है। बैम्बू का यूज़ करके यहाँ पे शेप ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो एक सिलेंड्रिकल टाइप बनाई जाती है। तो जो वॉल्स होती हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर की, उनको एक मड प्लास्टर से सील कर दिया जाता है दोनों तरफ से,
एंड यहाँ पर भी ग्रेन स्टोरेज के लिए मोराई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम साउदर्न एंड ईस्टर्न साइड में यूज़ करते थे, बट यहाँ पे कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में हम कनज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि बैम्बू स्लिट्स का, मड प्लास्टर्स का यूज़ करके सिलेंड्रिकल पिट्स बना दी जाती हैं, जहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स मोस्टली हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है. So the 14th question is, the protection of food by packaging means safeguard against. अब फूड को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं पैकेज करके, उसको अच्छे से पैक करके, तो उससे हम किसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? अब इसका आंसर तो आप खुद ही बता सकते हो, क्योंकि अब फूड जो है उसको पैक जब हम करते हैं, ऑब्वियसली हम पैकिंग भी ऐसी करते हैं कि अगर कहीं पे मतलब गिर गुर रही है वो चीज़, तो वो ज़्यादा लीकेज ना हो उसमें, या उसको डैमेज ना हो. केमिकल एक्टिविटी का भी हम ध्यान रखते हैं कि एंजाइम्स जो हैं या फिर बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्शन रहे. बायोलॉजिकल एक्टिविटी से भी हम थोड़ा ध्यान रखते हैं फूड का जब पैक करते हैं. तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि जो पैकेजिंग जब हम करते हैं, इट ऑल्सो कीप्स द फूड फ्रेश, so that the taste and quality of the product stays intact. It ensures that the food जो है उसकी एक अच्छी शेल्फ लाइफ बनाने के लिए जो है हम उसकी पैकेजिंग, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है उसकी, तो शेल्फ लाइफ के लिए इस फूड को रखा जाता है. एंड कस्टमर्स जो होते हैं वो फूड आइटम को अब ऑब्वियसली इतनी शेल्फ लाइफ तो नहीं रखेंगे ना कि वो सिर्फ कस्टमर तक पहुंचे. कस्टमर भी घर लाकर उस चीज़ को रखेंगे काफ़ी टाइम के लिए. जब हम कोई जूसेस लाते हैं या कुछ लाते हैं, उस पर लिखा होता है ना कि इसको बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स या बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स. तो पैकेजिंग उस टाइप की रखनी है कि वो उतना टाइम निकाल सके. तो इसीलिए हम पैकेजिंग जो होती है वो हमें फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इन सब के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाती है. सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द 15th वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन? अब इनमें से कौन सा हम फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं है? हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग, स्क्रीनिंग और सॉर्टिंग. हार्वेस्टिंग तो मैंने आपको बताया, जब फसल कटती है उसे बोलते हैं. क्लीन करना, जब फूड उसके बाद फसल जब कट गई है खेतों के बाद, उस फूड को आगे अगर हम जूसेस के लिए कहीं भी लेकर जा रहे हैं तो पहला स्टेप तो हम उसको क्लीन ही करने वाले हैं ना. उसके बाद स्क्रीन करना भी मैंने बताया, जहाँ पे हम साइज़ के बेसिस पे स्क्रीनिंग करते हैं. इसमें मैंने एग्जांपल किसकी दी थी? इसमें मैंने एग्जांपल जो थी वो फ्लोर की दी थी, जहाँ पे वीट के ग्रेन्स को जो ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बारीक होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, थोड़े थिक को अलग रखा जाता है. सॉर्टिंग की भी मैंने आपको बता दिया कि जो सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग को किस केस में किया जाता है. सॉर्टिंग जो होती है वहाँ पे हम उसको सॉर्ट करते हैं, उसके साइज, शेप, इन सब के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्वालिटी, टेक्सचर के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं. तो इसका आंसर है कि कौन सा फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन में नहीं यूज़ होता है. क्लीनिंग भी कर लिया हमने, स्क्रीनिंग भी किया, सॉर्टिंग भी किया. तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या निकलेगा? हार्वेस्टिंग जो है वो इसका आंसर निकलने वाला है, क्योंकि हार्वेस्टिंग इज़ नॉट अ प्रोसेस. हार्वेस्टिंग तो बेसिक है ना, कि हार्वेस्टिंग के बाद ही तो उन चीज़ों की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, तो हार्वेस्टिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस. सो गाइज, आज हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं अपने फूड प्रोसेसिंग एंड फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग टॉपिक के. एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट 15 जो क्वेश्चंस लाऊँ नेक्स्ट वीडियो में, उससे आपका ये टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा सकूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा हर एक ऑप्शन जो होगा वो मैटर करेगा. हर एक ऑप्शन आपके इस जो पूरा ये टॉपिक है, इसकी हर एक जो सबऑर्डिनेट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा. तो आपको तभी मैंने कहा था कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, हर चीज़ का ध्यान से एक बार सुनिएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. सो मैं कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट 15 जो लाऊंगी MCQs, उससे इस टॉपिक को ख़त्म करवा सकूँ. एंड आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा. एंड प्लीज़ गाइस, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको अच्छा लगे तो हम और ज़्यादा कंटेंट लेकर आएंगे. एंड आपसे यही है, हमारे जो चैनल है उसका मोटो यही है कि एम्पावरिंग, इंस्पायरिंग एंड अपलिफ्टिंग. सो गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ. अगर आपको और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए. अगर आपको इसमें कोई क्वेरीज आ रही हैं, आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे उस कमेंट का. एंड थैंक यू.